गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, आज जिस टॉपिक को हम आपको समझा रहे हैं वो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक में से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और केवल इस दो फार्मूला को भी अगर कोई स्टूडेंट्स अच्छा से समझ ले तो लगभग एग्जाम में पूछे जाने वाले 90% न्यूमेरिकल्स को वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ईएमएफ इक्वेशन एंड ट्रांसफार्मर रेशियो। ईएमएफ इक्वेशन और ट्रांसफार्मर रेशियो कौन सा फॉर्मूला है, ये क्या है, जिस सहायता से हम लोग ट्रांसफार्मर के 95% क्वेश्चंस को लगभग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईएमएफ इक्वेशन। तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो किसी भी ट्रांसफार्मर में जो कॉइल में वोल्टेज उत्पन्न होता है वह तीन मुख्य कारकों पर निर्भर करता है। पहला फ्लक्स φm, फ्लक्स पर निर्भर करता है कि वहां पर कोर में कितना फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। दूसरा किस बात पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर, अर्थात जो हम लोग सप्लाई उस ट्रांसफार्मर के कॉइल में दे रहे हैं उस करंट का फ्रीक्वेंसी कितना है। और तीसरा जो निर्भर करता है वो निर्भर करता है एन अर्थात हो गया हम लोग का कॉइल में टर्न की संख्या, अर्थात कॉइल में लपेटों की संख्या। तो किसी भी ट्रांसफार्मर में जो कॉइल में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वह इन तीन बातों पर निर्भर करता है। अगर फ्लक्स का जो मान है वो अगर कम रहेगा तो भी वोल्टेज कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा तो भी वोल्टेज कम हो जाएगा, और अगर टर्न की संख्या हम लोग कम रखते हैं, लपेटों की संख्या कम रखते हैं, वहां भी हम लोग का वोल्टेज कम हो जाएगा। तो ईएमएफ का जो सूत्र है वो क्या है, ईएमएफ इक्वल टू 4.44 फाई मैक्स इंटू एफ इंटू एन। ये फॉर्मूला है आपका। 5m का मतलब मैक्सिमम फ्लक्स और f का मतलब जो कॉइल में हम लोग सप्लाई दे रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी, और n अर्थात कॉइल में लपेटों की संख्या। तो पहला ये आपका फार्मूला हो गया। और दूसरा जो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। फर्स्ट और ये सेकेंड हो गया हम लोग का ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो आपको दर्शाता है कि कॉइल किस अनुपात में अगर हम लोग रखते हैं तो हमको कॉइल पर वोल्टेज या करंट या उसके इम्पीडेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ K से इसको सूचित किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को K से सूचित किया जाता है, और K इक्वल टू होता है NS बाई NP इक्वल टू VS बाई VP। और क्या होता है IP बाई IS और रूट ओवर ZS बाई ZP। यहाँ MS का मतलब हो गया सेकेंडरी कॉइल में लपेटों की संख्या। सेकेंडरी कॉइल में जो हम लोग तार यूज किए हैं उसमें जो तार को हम लोग कॉइल बनाए हैं उसमें कॉइल की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है,
और एनपी हो गया प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, लपेटों की संख्या। यह क्या होता है, इक्वल होता है सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज का। अर्थात अगर कहीं हमको सेकेंडरी में कॉइल का संख्या पता है, प्राइमरी में कॉइल का संख्या पता है, और अगर सेकेंडरी और वोल्टेज या प्राइमरी वोल्टेज में से कोई एक वोल्टेज का मान मालूम है, तो हम लोग तीसरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग को मालूम है एनएस मालूम है, एनपी मालूम है, और ये इक्वल होता है वीएस हमको मालूम करना है, वीएस मालूम करना है, वीपी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं। तो एनपी इंटू वाट इजकल टू एनएस इंटू वीपी। तो वाट बराबर क्या होगा, एनएस इंटू वीपी इजकल टू एनपी। तो इस फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सेकेंडरी वोल्टेज अर्थात वीएस कितना है इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से 4 में से कोई 3 का मान मालूम रहेगा, 3 का वैल्यू पता रहेगा, तो चौथे का हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर कहीं सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल का लपेट का संख्या दिया हुआ है, प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट में से कोई एक दिया हुआ है, और वहां हमको दूसरे को निकालना है, जैसे आईएस को निकालना है, तो वहां पर इसको और इसको नगण्य कर देंगे। केवल क्या लिखेंगे, K इक्वल टू एनएस बाई एनपी इक्वल टू आईपी बाई आईएस। अब आईएस हम लोग को ज्ञात करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एनएस इंटू वाट इजिकल टू एनपी इंटू आईपी इजिकल टू वाट बराबर क्या हो जाएगा, एनपी इंटू आईपी बाई एनएस। वाट की जगह आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का अगर कोई भी फार्मूला में 3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो चौथे का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है कि पावर दिया हुआ रहता है, और उस पावर से हम लोग को करंट निकालना रहता है या वोल्टेज निकालना रहता है। तो पावर का जो फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, P इक्वल टू V इंटू आई। तो I बराबर क्या हो जाएगा, P बाई V। इस फार्मूला से रख कर करके हम लोग किसी भी कॉइल के प्राइमरी या सेकेंडरी कॉइल के करंट को पता कर सकते हैं, और उसके बाद उसको इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फार्मूला पर रख कर करके नंबर ऑफ कॉइल सेकेंडरी कॉइल का, नंबर ऑफ कॉइल प्राइमरी कॉइल का, सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट, या जेडएस क्या है, इम्पीडेंस क्या है। तो जो सप्लाई के बहाव में जो डीसी में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसको रेसिस्टेंस कहते हैं, और वही रुकावट जब एसी करंट के बहाव में होता है तो उसको इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस का मतलब क्या हुआ कि वह एसी में कितना रुकावट डाल रहा है, एसी में कितना रुकावट डाल रहा है। आज की क्लास में हम लोग ये 2 काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में देखे, 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशन के बारे में देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर को अन्य विधियों में जो बांटा गया है उसके बारे में देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू।